सभी को राम राम। मैं वंदना चौधरी। शब्द वीणा केंद्रीय पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के इस अनोखे कार्यक्रम में, जिसमें हम वार्ता करेंगे साहित्य के एक ऐसे मजे हुए गजलकार, मुक्तक सम्राट, आदरणीय बड़े भाई महावीर सिंह वीर जी का, जो कि अपने मुक्तकों से और अपनी गजलों से हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगे। और साथ ही जो हमारे प्रश्न हैं समाज के प्रति, साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, उनसे भी हम उनसे वार्ता करेंगे। तो आदरणीय दादा, आपका स्वागत है शब्द वीणा के इस सत्यम शिवम सुंदरम कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन वंदना जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ बिल्कुल। और आपको भी प्रणाम और नमस्कार। समस्त शब्द वीणा परिवार को प्रणाम करता हूँ। हमारी संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी को विशेष प्रणाम। बहुत श्रम कर रही हैं वो और साहित्य के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में उनके प्रयत्नों से कई राज्यों में हमारी शाखाएं हैं, प्रदेशों में भी और जनपदों में भी, और संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यद्यपि जितना मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ व्यस्तताएं हैं मेरी, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो वो जितना मुझे योगदान या सहयोग देना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उनके श्रम को मैं नमन करता हूँ। जिस प्रकार से वे प्रयास कर रही हैं हिंदी साहित्य के लिए, और साथ साथ उसमें संगीत भी, जो संगीत का भी समावेश कर रही हैं, वो अद्भुत है। उनके शिष्य भी एक से एक अद्भुत कलाकार है, चाहे वो गायन हो चाहे वादन हो। तो बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ शिष्यों से वो मिलाती रहती हैं हमारे ऑनलाइन के माध्यम से। तो बिल्कुल। उनको भी प्रणाम और समस्त शब्दवीणा परिवार के सभी विद्वान सदस्यों को मैं सादर नमन करता हूं और यहाँ पर बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। जितने भी विद्वजन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आगे भी जो इसको रिकॉर्डेड कार्यक्रम को जो देखेंगे, उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूं। बिल्कुल। और जैसा कि साहित्यिक आयोजनों में होता है, बिल्कुल। माँ सरस्वती। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में एक मुक्तक रखता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। देखें कि दीप बन अंधियार के अभिमान पर छाकर मरूं। माँ से विनती है कि दीप बन अंधियार के अभिमान पर छाकर मरूं। नेक राहों पर चलूं और मंजिलें पाकर मरूं। नेक राहों पर चलूं और मंजिलें पाकर मरूं। और तेल की क्या बात, बाती भी जले तो गम नहीं। तेल की क्या बात, बाती भी जले तो गम नहीं। माँ मुझे वरदान दे, मैं भोर को लाकर मरूं। माँ मुझे वरदान दे, मैं भोर को लाकर मरूं। क्या बात है। और शारदे वंदना
मैंने इस मुक्तक के माध्यम से की। अगर आप कहें तो मैं एक गीत भी पढ़ सकता हूँ। माँ शारदे माँ के लिए? शारदे को। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल दादा। जी, मैं प्रस्तुत करता हूँ। कि शारदे दीप ऐसा बना दो मुझे, हुँ, हुँ। शारदे दीप ऐसा बना दो मुझे, राह भटके जनों को दिखाता रहूं, हुँ, शारदे दीप ऐसा बना दो मुझे, राह भटके जनों को दिखाता रहूं, भूल बैठे हैं जो राष्ट्रहित प्रेम को, क्या बात है! भूल बैठे हैं जो राष्ट्रहित प्रेम को, भूल बैठे हैं जो राष्ट्रहित प्रेम को, उन दिलों का अंधेरा मिटाता रहूं, हे प्रभु दीप ऐसा बना दो मुझे। हुँ, और बंद देखें। हुँ, लाल सा राष्ट्र चिंतन पे हावी हुई, हुँ। लाल सा राष्ट्र चिंतन पे हावी हुई, लोग अपने वतन से बड़े हो गए, आहा! लाल सा राष्ट्र चिंतन पे हावी हुई, लोग अपने वतन से बड़े हो गए, और दुर्भाग्य तो देखिए देश का, और दुर्भाग्य तो देखिए देश का, दुश्मनों के धड़े में खड़े हो गए, और दुर्भाग्य तो देखिए देश का, दुश्मनों के धड़े में खड़े हो गए, मैं दिखाकर उन्हें फर्ज का रास्ता, मैं दिखाकर उन्हें फर्ज का रास्ता, आंधियों में भी जलना सिखाता रहूं, हे प्रभु दीप ऐसा, हे शारदे दीप ऐसा चल बना दो मुझे, शारदे दीप ऐसा बना दो मुझे। अभी एक बंद ही प्रस्तुत करता हूँ, अभी 2-3 बंद हैं इसमें। जी, जी, तो जी। माँ तो शारदे को नमन करते हुए सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर मुक्तक और गीत के साथ अम, महावीर सर को सुनकर तो आपको लग ही रहा होगा कि माँ शारदे की वंदना में और एक मुक्तक में भी जो भाव हैं, वो समाज हित के लिए हैं, देश हित के लिए हैं। तो आपकी कलम, आपकी लेखनी बार-बार हर विधा में, चाहे वो गज़ल हो, लोग आम तौर पर गज़ल को लिखते हैं प्रेम के भाव में और अलग तरीके से प्रकृति के लिए। लेकिन जब आप महावीर सर की गज़ल सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस गज़ल में भी कोई राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने मानवता के प्रति कोई कैसे लिख सकता है। ये इनकी कलम बहुत सुंदरता से बयाँ करती है, हम आगे सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं अ, आदरणीय दादा का दोबारा स्वागत करती हूँ और इनका परिचय आप सभी को दे देती हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, मुक्तक सम्राट और गज़ल इनकी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आईआईटी रुड़की में अ, आईआईटी रुड़की में सचिव हैं, असिस्टेंट सचिव हैं। जी, सहायक सहायक कुल कुल सचिव, सचिव, सहायक कुल असिस्टेंट सचिव रजिस्ट्रार। आईआईटी आईआईटी रुड़की में हैं और इनकी जो क मुक्तक वीर के तीर, वीर के तीर इनकी 501 मुक्तक की जो बुक कविता है, जो किताब है वो
मुझको भी दादा ने भेजी थी, बहुत ही सुंदर। हर एक मुक्तक इतनी प्रेरणादायक स्थिति में लिखा गया है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चिंतन इस तरह का भी हो सकता है। बहुत सुंदर। और दादा ने एमए हिंदी से किया है और कई सारी राष्ट्रीय सामाजिक पत्रिकाओं में भी इनकी कविताएं छपी हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद एवं एफएम देहरादून से काव्य पाठ का प्रसारण किया है और राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में बहुत सक्रिय हैं। और सम्मान में बात की जाए तो आरोही कला संस्थान मुरादाबाद द्वारा सम्मानित हुए हैं। जगत गुरु रामनंदाचार्य जी और राम नरेशाचार्य जी महाराज द्वारा अखिल भारतीय वैष्णव सभा जोधपुर द्वारा सम्मानित हुए हैं। कविता लोक आदित्य सम्मान गजलकार पुरस्कार उनको मिला है और गुंजन पुरस्कार, कविता लोक गौरव पुरस्कार, ब्रजलाल गुंजन। आईआईटी आईआईटी रुड़की द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार पुरस्कार और न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो व्यक्तित्व है, ये तो साहित्यिक परिचय हो गया, एक व्यक्तिगत जो परिचय होता है, व्यक्तित्व का परिचय होता है, वो मैं आपको देती हूँ क्योंकि मुझे 2 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब सामने अगर खड़े होते हैं ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी शख्सियत है, मतलब बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़प्पन है मैं आपका। पहली बार जी। आपसे मिली थी तो मुझे लग रहा था कि आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत आपके बारे में सुना था, लेकिन जब आपकी विनम्रता और आपकी सहज व्यक्तित्व को देखा तो लगा कि मतलब एक अलग ही एहसास था कि एक जैसे बड़े भाई होते हैं ना, उस तरह का उन्होंने आपने अपना परिचय दिया था, जो आज तक मेरी नज़रों में आपके लिए जो सम्मान है वो बहुत कम साहित्यकार ऐसे होते हैं जिनको मैं अपने इतना करीब रखती हूँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत दोबारा से आभार आपका। हमारे साथ संस्था की अध्यक्ष रश्मि प्रियदर्शिनी जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी, सरोज कुमार जी और प्रणाम करता हूँ। ये गौरव जी हैं हमारे साथ। कई सारे विभा जोशी दीदी जुड़ गई हैं, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हाँ, हुए हैं, सभी का अभिनंदन है। और इस वार्ता में मैं तो सर्वप्रथम अभी जो आपने कहा उसमें थोड़ा-सा मैं एक बात कहना चाहूँगा जी दा कि देखिए साहित्यकार मैं चाहे जैसा भी हूँ, जो छोटा-मोटा जो भी हूँ और अभी खैर मैं विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को कोई भी साहित्यकार हो, कितना ही बड़ा साहित्यकार हो, इंसान अवश्य होना चाहिए। हुँ, जितना बड़ा इंसान होगा, मैं समझता हूँ वो उतना ही बड़ा साहित्यकार होगा। और चाहे जितना ही बड़ा साहित्यकार हो, कितना ही बड़ा नाम हो, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो वो साहित्यकार नहीं, वो कलाकार हो सकता है। जी, हालाँकि कलाकारों में भी इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहली चीज़ है इंसानियत, बाकी सब हुँ, चीज़ें बाद में। ये बात तो है। मेरा मानना यही है। नहीं, नहीं, आपके आपके विचारों से मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिल चुकी हूँ, तो इतना तो पता चल जाता है और बातचीत में भी पता चल जाता है कि इंसान किस तरह से है। सहज विनय जैसे कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, तो सही मायने में जो विनय भाव है वो आपके अंदर हमने देखा है। और जहाँ तक बात है वार्ता की, तो मैं सबसे पहले बस यही पूछना चाहती हूँ, जो एक साहित्यकार सबसे पहले महसूस करता है कविता को, तो आपने अपने जीवन में कविता को कब महसूस किया और कब से लिखना शुरू किया? जी। देखिए वंदना बहन, जी। कविता से तो हमारा नाता बचपन से ही है। हुँ, अ, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जी। तभी से हमारे पिताजी हमें राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की और अ, ईश भक्ति की रचनाएँ में लिख के दिया करते थे, तो उन्हीं को हम प्राइमरी स्कूल से ही हमने 26 जनवरी, 15 अगस्त इन पे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। जी। तो ये तो हमारा काव्य से जुड़ाव बचपन से ही हो गया था। उसके बाद जब
इंटर कॉलेज में गए, वहाँ भी हमारा ये क्रम जारी रहा। हुँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर हर कॉलेज में, हर स्कूल में आप जानते ही हैं कि आयोजन होते हैं, और हाँ, उसमें हम बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे। बाकी लोगों को तो नाम लिखवाने पड़ते थे, लेकिन हमारा नाम पहले से गुरुजी हमारे नोट करके रखते थे। अच्छा, और हर आयोजन में कम से कम 4-5 बार तो हमें बीच-बीच में किसी और को बुला लिया, फिर हमको बुला लिया, फिर 2-4 को बुला लिया, फिर हमको बुला लिया, तो 4-5 प्रस्तुतियाँ हमारी अ, अच्छा, हो जाती थी हर ओहो! आयोजन में। तो इसलिए हुँ, जुड़ाव तो हमारा बचपन से ही। अच्छा, अच्छा, लेकिन जो कविता जिसको मौलिक लेखन कहते हैं, वो हमारा प्रारंभ हुआ कि हमने एक डायरी बनाई थी। उस हुँ, डायरी में जो भी हमें कहीं से मिलता था, कहीं से भजन मिल गया, कहीं से देशभक्ति की रचना मिल गई, कोई गज़ल मिल गई, बहुत से हुँ, गुरुजन दे देते थे। कुछ एक हुँ, हमारे मंदिर में वो थे, महात्मा जी थे, वो भी अच्छा, कभी-कभी दे देते थे। तो हमने एक बहुत अच्छी डायरी मेंटेन करके रखी थी। उसमें हुँ, ज़्यादातर तो देशभक्ति के ही गीत हुआ करते थे। अच्छा, तो अच्छा, हुआ ये कि एक बार वो डायरी हमारी चोरी हो गई। अच्छा, किसी ने जानबूझ के ही वो ले ली, तो वो हुँ, हमें प्रयत्न करने पर भी नहीं मिली। तो जब वो डायरी खोई, तो हफ़्ते 10 दिन तो हम शोक में रहे और बहुत हुँ, प्रयत्न किए, बहुत दुःख हुआ कि भई हुँ, इतने लंबे अरसे से जो हमने मेंटेन करके रखी थी डायरी, और वो अब नहीं है। तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं हमारा क्या खो गया। हुँ। लेकिन उसके बाद फिर हमने निश्चय किया कि अब हम खुद ही लिखेंगे। अच्छा, तो वो फिर डायरी में जो हाँ, वो डायरी में जो पहले की किसी और जो देते थे उसकी रचनाएँ थी। हाँ, हाँ अच्छा, जी, अच्छा। वो उसमें हुँ, हमारी कोई मौलिक रचना नहीं थी, अच्छा, वो अच्छा। सब दूसरों की थी। पिताजी हुँ, द्वारा दी गई, कुछ गुरुजनों के द्वारा, कुछ जो हमारे महात्मा जी थे उनके द्वारा, कुछ हुँ, हमारे कॉलेज में भी थे गुरुजी जो जिनको गीत संगीत का अ, हुँ। इंटरेस्ट था उनका, अच्छा, तो अच्छा। उनसे भी हम ले लेते थे। राष्ट्रभक्ति की रचनाएँ ज़्यादा। अच्छा, अच्छा। तो हुआ हुँ, ये कि जब वो खो गई तो हमने फिर अपने आप खुद लिखना प्रारंभ किया। हुँ। और आप जानते ही हैं कि हर आदमी एक्सपर्ट जो है प्रारंभ से तो होता नहीं है। सही बात है, नहीं होता। तो पहले पैरोडी लिखना शुरू किया हमने। जैसे अच्छा। फ़िल्मी हुँ, फ़िल्मी गानों की तर्ज पर कोई भी भजन या कोई भी राष्ट्रगीत लिखा, तो इस तरह से अच्छा। हमने लिखना प्रारंभ किया। हुँ, तो अ, बड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अभी जब सर्विस में आने के बाद हमारे यहाँ अच्छा। एक कर्मचारी आंदोलन हुआ, और हुँ, उसमें उन सारी समस्याओं को लेकर हमने एक गीत लिखा, हुँ, और वो हमने कहा जो यूनियन लीडर्स थे, उनको बोला कि भई ये आप जो है, ये गीत किसी से भी पढ़वा दीजिए, ये हमने लिखा है, और आपकी सारी जितनी भी हमारी समस्याएँ हैं, वो सब इसमें समावेश उनका है। अच्छा। तो वो अध्यक्ष जी कहने लगे कि आप ऐसा जब आपने लिखा है, तो आप तो ही पढ़ आप के ही प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ, सही चलिए, बात। हमने कहा ठीक है, हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो हुँ, वो गीत हमने प्रस्तुत किया, हुँ, तो उसका असर ये हुआ कि वहाँ पर जो लोग, कुछ कवि लोग भी बैठे थे, 4-5 अच्छा। लोग, हुँ, तो उन लोगों ने अपने मन में ये धारणा पक्की कर ली कि ये कवि है। हाँ, तो अब अगली जब गोष्ठी हुई, तो उन्होंने, एक दिन उनका फ़ोन आया कि शाम को गोष्ठी है और आपको आना है, कवि गोष्ठी है। अच्छा। तो सच पूछिए तो हमने ये अपने दिमाग में हमारे कहीं था ही नहीं कि हम कवि हैं। हुँ, तो जब उन्होंने पहली बार हमें इनवाइट किया, तो हमने कहा, देखिए सर, हम कवि तो हैं नहीं,
वो ठीक है, हम पैरोडी लिखते हैं, फ़िल्मी गाने की तर्ज पे हमने लिख दी है वो समस्याएँ, लेकिन हम कवि नहीं हैं। अच्छा। कह लगे नहीं, आप जो भी लिखे हैं, जो भी आपने लिखा हुआ हो, वो आप लेकर आइएगा और कवि हुँ, गोष्ठी में आपको आना। अच्छा। तो अब देखिए, किसी भी काम को अगर करना हो, हुँ, तो पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। ये बात है। तो अब हमने कहा जब काव्य गोष्ठी में जा रहे हैं, तो कविता ही लेकर जाएँ। हुँ, तो हमने लंच टाइम में पहली कविता लिखी थी। अच्छा। क्या जी, बात है। उस गोष्ठी के लिए पहली हुँ, कविता लिखी, माँ शारदे की ऐसी कृपा हुई कि वो लंच में पूरी कविता हमने लिख डाली। अब हुँ, उसमें आप उसे गीत कहें या कविता कहें, कुछ नहीं कह सकते, बस कोई विधा नहीं है उसकी, सीधे-सीधे बस ल लिख दी हमने। हुँ, तो वो जो है कविता जब हमने पढ़ी, तो बड़ी सराहना हुई उसकी। सभी ने बहुत प्रोत्साहित किया कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और हुँ, आप तो बहुत बढ़िया लिखते हो और लिखा करो। और तो तभी से फिर हमने लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये और इस तरह से हमारी कविता की शुरुआत हुँ, हुई और धीरे-धीरे लोग हमें कवि कहने लगे। अब पता नहीं कैसे हैं, कहाँ कहाँ तक इस साधना में सफल हुए हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। एक पुस्तक आपने देखा ही है, एक पुस्तक मुक्तकों की अभी आई है, 4-4 जी, पंक्तियाँ लिखनी प्रारंभ की थी। अब सोच रहा हूँ कि एक तीर के तीर। हाँ, हाँ, वीर के तीर के नाम से हुँ, ये 501 मुक्तकों की पुस्तक प्रकाशित हुई पिछले वर्ष। हुँ, सभी ने काफ़ी अच्छी-अच्छी इसकी समीक्षाएँ जी, लिखी। तो सावर्धन हुआ, आप सोच रहे हैं कि एक गज़ल संग्रह और फिर गीत संग्रह, कम से कम 3 पुस्तकें तो आएँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह से और हमारी ये हाँ, कविता की यात्रा का प्रारंभ हुआ माँ शारदे की कृपा से। बिल्कुल। माँ शारदे को पता है आपके अंदर क्या हुनर है, तो कहते हैं ना कि रास्ता कभी-कभी अपने आप बन जाता है या भगवान की कृपा से, वो भगवान की कृपा होती है कि जब हम उस रास्ते पर अपने बिल्कुल, आप ही चल देते हैं, क्योंकि वो पहले से सही सब बात। निर्धारित है कि आपको इस क्षेत्र में आकर इस तरह जी, की रचना लिखनी है, इस तरह के समाज में कविताएँ भेजनी हैं। तो वो एक ईश्वर की सारी कहते हैं ना कि हम यहाँ पर बस प्ले कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस नाटक कर रहे हैं, हम बस कठपुतली हैं। तो एक आप ये समझिए कि आपका जो जो सही जो ध्येय था वो ईश्वर ने आपको यहाँ पर पहुँचा दिया। और साहित्य के लिए जब आज बिल्कुल हम आपने सही कहा। देखिए, जब तक माँ शारदे की कृपा नहीं होती, तब तक हम हाँ, एक पंक्ति भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल, सही बात है। ये ये बिल्कुल सच्ची बात है। बिल्कुल सच बात है। और कविता की जहाँ तक कविता की बात में अभी आपने कहा कि आपने जो कविता है पहले आप पैरोडी लिखते थे और अभी जो आपने जब बाद में शुरुआत करी कविता की। तो मैं कविता पूछना चाहती हूँ कि कविता का दायित्व क्या है और एक साहित्यकार का क्या दायित्व है कविता लिखने के लिए? क्योंकि कविता जो होती है एक तरीके से मन के भाव हैं। और जब हम साहित्य के क्षेत्र में जब हम अ, बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो वो कविता का जो एक पक्ष होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो कविता भाव पक्ष में ही रहे तो ही ठीक है या कला पक्ष के साथ शिल्प में भी उसको आगे बढ़ना चाहिए? और कविता समाज के लिए क्या दायित्व रखती है? ये मेरे प्रश्न हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यद्यपि मैं अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक जितना मैं सीखा हूँ, हुँ, मुझे लगता है कि कविता के मुख्य 3 अंग होते हैं: भाव, हुँ, प्रवाह और शब्द हुँ, संयोजन। शिल्प हुँ, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो अंग है, वो है भाव। भाव। भाव नहीं होगा, तो कविता नहीं होगी। हुँ, हुँ, इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कविता का अंग है, वो है भाव। हुँ, और भाव का तो आपको पता ही है कि भाव किसी हुँ, सीमा में बंधे नहीं होते, भाव अनंत हैं, अनंत कुछ है। भी हो सकता है। तो हुँ, कविता किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। हुँ, तो
ये पहला अंग हो गया इसका भाव। दूसरा प्रवाह। कई बार ऐसा होता है कि कविता बिना प्रवाह के भी लिख देते हैं लोग। जैसे हम्म। आजकल कोई छंद मुक्त बोल देता है, कोई हम्म। अतुकांत बोल देता है। तो हम्म। कहने को तो कहते हैं ठीक है वो भी कविता है, लेकिन जो वास्तविक कविता है उसका अनुशासित होना बहुत जरूरी है। और हम्म। अनुशासित का मतलब यह है कि वो छंदबद्ध सृजन हो, शिल्पबद्ध सृजन हो। तो हम्म। प्रवाह उसमें तभी आएगा। लय प्रवाह, ये ये जो मापनी होती है, हम्म। स्केल जिसे बोलते हैं, लय उसी से आती है। तो छंदों का संसार बहुत बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन हम जो भी लिखें उसको प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए आपको छंदों का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम्म। तो इसलिए छंदों का ज्ञान कविता लेखन के लिए बहुत आवश्यक हम्म। है। अब पहला तो ये हो गया भाव। दूसरा प्रवाह। प्रवाह हम्म। कैसे आता है, उसके लिए आपको छंदों की शरण में जाना पड़ेगा। हम्म। और तीसरा होता है शब्द संयोजन। तो हम्म। भाव और प्रवाह, उसके बाद अगर उसे आपको और भी सुंदर बनाना है तो आपके पास अलंकार हैं, शब्द संयोजन है। शब्द संयोजन में उसको और सुंदर बनाने के लिए आपके पास अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। हम्म। बहुत से प्रकार हैं कविता में और ज्यादा प्रभाव लाने के लिए। तो मुख्य रूप से ये तीन जो अंग हैं वो कविता के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। हालांकि अगर भाव हो तब भी कविता हो सकती है। हो जी। सकता है कि उसमें प्रवाह कम हो, शब्द बात तो। संयोजन थोड़ा कमजोर हो, हम्म। लेकिन मुख्य तो भाव ही है। हाँ। भाव के बिना कविता नहीं हो सकती। मतलब और आप ये कह भाव ही। सकते हैं। जी जी। जी। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि शुरुआत में जब हम रचनाएं लिखते हैं तो भाव मजबूत है। भाव तो खैर होता ही है, उस समय शिल्प तो होता नहीं है। लेकिन जी। जिस क्षेत्र में जब हम कहते हैं ना कि परिपक्वता जब आती है, तो उसमें फिर शिल्प संयोजन ये सब चीजें हमारी हमारी शक्ति होती है, हमारी लेखन की शक्ति बन जाती है। ये है। जी, और बेहतर उसे बनाने के लिए हम्म। हमें छंदों का सहारा लेना होगा। और हम्म। उसको छंदबद्ध, कई बार क्या होता है लोग छंदबद्ध तो कर देते हैं, हम्म। शिल्पबद्ध कर देते हैं, बिल्कुल मापनी में बिल्कुल खरा, एकदम सटीक। लेकिन हम्म। उसमें क्या होता है कि भाव बिखर गए, कुछ है नहीं। भाव भी कर गई। हम्म। लोग पढ़ेंगे शिल्पबद्ध तो है, प्रवाह भी हम्म। बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म। भाव कुछ नहीं आ रहे हैं। भाव बांध हम्म। नहीं पा रहे हैं आप, भाव बिखर रहे हैं। या हम्म। शब्द ऐसे हैं कि बड़े अटपटे लग रहे हैं, जिनसे भाव सही से प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो हम्म। ये सब चीजें भाव को संवारने की, भाव को और प्रभावी करने की स्थितियां हैं। चाहे वो छंद हैं, चाहे शब्द संयोजन है, अलंकार हैं, और विधाएं हैं काव्य की। हम्म। तो कहने का मतलब ये तीन विधाएं हैं। और दूसरा जो, ये तो एक कविता का रूप हो गया कि कविता क्या है। जो हम्म। आपने कहा कि दायित्व क्या है कविता हम्म। का, कवि का, साहित्यकार का समाज के जी। प्रति। दायित्व। तो मैं समझता हूं कि साहित्यकार का समाज के प्रति बहुत बड़ा दायित्व होता हम्म। है। कई लोग कुछ रचनाएं दो चार इकट्ठी करके और मंचों पर आना शुरू कर देते हैं, और मंच हम्म। पर फिर लोगों को खुश करने के लिए जो उनके टेस्ट का होता है वही हम्म। प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कविता ये नहीं है। चुप रहकर तो ठोकर कोई पत्थर भी सह सकता है, हम्म। चिकनी चुपड़ी बातें कोई कायर भी कह सकता है। कह सकता है। चुप रहकर तो साहित्यकार का क्या धर्म है, देखिए, बिल्कुल। कि चुप रहकर तो कई बार क्या होता है कि लोग सत्ता के सानिध्य में आ जाते हैं हम्म। और अपनी भलाई के लिए, अपने कुछ स्वार्थ के लिए वो सत्ता के पीछे पीछे चलने लगते हैं, कुर्सी की हम्म। पूजा करने लगते हैं। तो क्या होता है कि वो सच बात कहना बंद कर,
कई बार उन्हें लगता है कि भाई ये सच है, लेकिन वो चुप रहेंगे उस पर भी, जो गलत लगेगा उसको भी गलत नहीं कहेंगे। तो हुँ, वो साहित्यकार का धर्म नहीं है। जी, साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है कि जो जी, आपको दिखता है आप वो सबके सामने प्रस्तुत करिए। कि चुप रहकर तो ठोकर कोई पत्थर भी सह सकता है, चिकनी चुपड़ी बातें कोई कायर भी कह सकता है। हुँ, आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी, जो हमारे शब्द वीणा की अध्यक्षा हैं, संस्थापिका हैं, वो आ चुकी हैं, बराबर उनके कमेंट्स मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो मैं कह रहा था कि चुप रहकर तो ठोकर कोई पत्थर भी सह सकता है, हुँ, चिकनी चुपड़ी बातें कोई कायर भी कह सकता है, गलत दिशा में जाने वाली धाराओं का रुख मोड़ो। हुँ, गलत दिशा में गलत जान दिशा में जाने वाली धाराओं का रुख मोड़ो। धारा के अनुकूल तो कोई मुर्दा भी बह सकता है। सही बात है, बिल्कुल। तो धारा के अनुकूल बहना बड़ा आसान है, हुँ, उसमें आपका फायदा भी होगा, लेकिन समाज का क्या फायदा होगा? समाज को तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं ना, फिर तो आप अपने लिए जी रहे हैं, तो फिर आप साहित्यकार नहीं है। सही बात है। साहित्यकार का दायित्व समाज के प्रति बहुत बड़ा है, हुँ, और इस दायित्व के निर्वहन में कई बार बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, और करना पड़े तो करना चाहिए। हुँ, अगर आप इतना बड़ा साहित्यकार, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। हुँ, साहित्यकार बहुत बड़ी चीज है। सही बात है। साहित्यकार का जुड़ाव सीधा प्रभु से होता है, सीधा माँ शारदे से होता है। माँ शारदे से माँ होता है। शारदे की जो कृपा है, तभी हुँ, आप साहित्यकार बनते हैं। हर कोई साहित्यकार नहीं बन सकता, हर सही किसी को बात। ये गुण माँ ने नहीं बख्शा है। लेकिन हुँ, आपको जो गुण दिया है उसका बिल्कुल भी दुरुपयोग न करें, समाज के लिए उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग करें। आप जो है स्वार्थी न बने, हुँ, उसमें आपको उस साहित्य की सेवा में, समाज की सेवा में जो आपको देना है माँ को, वो उसमें मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार हुँ, हम लोग वो लिखते हैं श्रृंगार। हाँ, अब श्रृंगार के नाम पर क्या क्या परोसते हैं, तो वो वही मैं पूछ रही क्या थी। है? इसलिए कि आपको संयोजन मिले, लोग आपसे खुश हों, अच्छे आप पैसे कमा लें, लेकिन उससे आप समाज को क्या दे रहे हैं? विकृति, बिल्कुल, सही पथभ्रष्ट बात। कर रहे हैं आप समाज को। हुँ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। साहित्यकार का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। और अ, चार पंक्तियां इस पर भी मैं कहता हूं कि लेखनी को कैसा होना चाहिए। मैं वही वही मैं मुक्तक आपका तैयार कर रही थी बताने के लिए, अब आपके मुँह से अच्छा, अच्छा लगा। जी। कि दीन दुखियों वंचितों की शक्ति होनी चाहिए। हुँ, दीन दुखियों वंचितों की शक्ति होनी चाहिए, भाव में निज राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी चाहिए। हुँ। दीन दुखियों नहीं, वंचितों की आप जिस तरह से पढ़ते हैं ना, उस तरह से आप पढ़िए। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। वही अच्छा लगता है। कि दीन दुखियों वंचितों की शक्ति होनी चाहिए, भाव में निज राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी चाहिए, और जिंदगी भर सिर्फ अपना गम लिखा तो क्या लिखा, जिंदगी भर सिर्फ अपना गम लिखा तो क्या लिखा, लेखनी हर दर्द की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्या बात! लेखनी हर दर्द की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, दीन क्या बात! दुखियों वंचितों की शक्ति होनी चाहिए। और देखिए, मेरा जो लेखन का तरीका रहता है, कोशिश मेरी हुँ, हमेशा ये रहती है कि सरल से सरल लिखा जाए।
जितना सरल लिखा जाए उतना ग्राह्य होता है, हर कोई ग्रहण कर सकता है उसको। उसके लिए डिक्शनरी तलाश करने की आवश्यकता नहीं। तो सरल लिखना कठिन भी होता है, लेकिन सरल ही लिखना चाहिए, मेरा कहने का देखिए आशय इस 4 पंक्तियों में स्पष्ट हो जाएगा अच्छा। कि किस संकेतों में भी तो प्यारी बातें की जा सकती हैं। कविता संकेतों में होनी चाहिए, संकेतों के माध्यम से आप अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। और जो खुला श्रृंगार चलता है, आपने देखा होगा मंचों पर भी और वैसे सोशल मीडिया पर भी, बहुत लाइक्स मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, तालियां मिल जाएंगी, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं है और ना ही उसका कालजयी कोई वो महत्व है। तो तब कहता हूं कि संकेतों में भी तो प्यारी बातें की जा सकती हैं, और आंखों आंखों में ही सारी बातें की जा सकती हैं। आंखों आंखों में ही सारी बातें की जा सकती हैं, और भारी भरकम शब्दों से क्यों दम घोटे कविताई का। भारी भरकम शब्दों से क्यों दम घोटे कविताई का। हल्के शब्दों में भी भारी बातें की जा सकती हैं। क्या बात है। हल्के शब्दों में भी भारी बातें की जा सकती हैं। संकेतों में भी तो प्यारी बातें की जा सकती हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि संकेतों में बात कहें अपनी, और समाज में जो विकृतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको भी समाज के समक्ष रखें और उसका समाधान भी प्रस्तुत करें। ये साहित्यकार का दायित्व होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका आपका हर एक मुक्तक आप पढ़ो, हम लोग पढ़ें आपका हर एक मुक्तक, तो जो भाषा है वो सच में बहुत, जन सामान्य भी अगर उसको पढ़े तो उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। और कहते हैं ना कि एक हर एक मुक्तक में हर एक चीज का एक मतलब एक संदेश दिया गया है, और वो संदेश अगर आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, चाहे आप साहित्यिक रूप से ले लीजिए, चाहे आप सामाजिक रूप से ले लीजिए, एक दर्शन के रूप में ले लीजिए, किस तरह से भी ले लीजिए, वो एक प्रेरणा देता है, पाठक को एक प्रेरणा देता है। जब आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका एक भाव होना चाहिए, उसका एक संदेश होना चाहिए। कविता समृद्ध वही कही जा सकती है जिसका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व हो। तो बिल्कुल, ये तो सहज ही बात है कि हम आप बिल्कुल। हमारी मेरा भी यही मानना दर्श है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं जी। तो उसमें एक सार्थक संदेश जाना बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। मैं एक बार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सभी लोगों का प्रणाम कर देती हूँ। अनुराग सैनी जी बिहार से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय द्विवेदी जी। संजय द्विवेदी जी से मैं मिली थी सन 2021 में। बहुत ही जी। विनम्र स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। और जब मैं गोवा में रहती थी तो राम काव्य पाठ प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था गोवा से। तो हम 3 लोग यहाँ से गोवा से हम लोग सिलेक्ट होके गए थे, तो तब मैंने संजय द्विवेदी जी से मुलाकात की थी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। प्रणाम करती हूँ आदरणीय आपको, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। जी। और मैंने अभी पढ़ा था, हाँ, अनुराग सैनी मुकुंद जी भी आ चुके हैं। हाँ, प्रणाम करता अनुराग हूँ, सैनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद हमारी अध्यक्षा कुछ फरमाइश कर रही हैं, वो अरे उन्होंने शायद वो फरमाइश तो सब लोग कर रहे हैं। जी। जी तो जी मैं बिल्कुल। बस यही कहूंगी कि आपने मतलब जितनी भी सारी बातें कही हैं वो सच में बिल्कुल सार्थक हैं, क्योंकि भाषा भाषा शिल्प भाव ये सब तीनों कविताओं की कहते हैं ना कि एक नींव है।
एक नींव है। तो हम सामान्य रूप से एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, सबने सुना होगा महावीर सर को कि गज़लकार जो होते हैं, वो लिखते हैं प्रकृति पर या स्त्री सौंदर्य पर, प्रेम पर। लेकिन आपने अगर महावीर सर की गज़लों को सुना होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें सामाजिकता, उसमें व्यावहारिकता, मानवता, दर्शन, इस तरह के भाव मिलेंगे और राष्ट्र प्रेम, जो समाज को, इंसान को, व्यक्ति को, जो जो साधारण व्यक्ति भी अगर उस चीज को अगर सुन लेगा और उस चीज को समझ लेगा कि सच में 2 पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। तो हमारी जो सबसे पसंदीदा गजल है, आपकी वैसे तो बहुत सारी गजल हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा गजल है जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हजारों बार सुन चुके हैं लेकिन मन नहीं भरता है। हम चाहते हैं कि आप उसे सुनाएं एक बार। बिल्कुल जी, बिल्कुल पढ़ूंगा मैं। ये गजल करीब आज से 10-12 वर्ष पूर्व मैंने लिखी थी। जी। और सच कहें तो देखिए, कोई भी साहित्यकार हो, वो अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव से ही अपनी कलम हम्म, चलाता है। ये तो है। तो आ, मेरा भी कुछ अनुभव ऐसा हुआ, तो मैंने वो समय गजल कही थी। और देखिए, जो सच्चाई के, वास्तविकता के करीब जो लेखन होता है, हम्म, उसमें स्वतः ही प्रभाव आ जाता है। अपने आप ही प्रभाव आ जाता है, बिल्कुल। जी जी। दादा। हम्म। आपका ये जो तरीका ना बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से कोई भी पढूं, पर आपके जैसा नहीं आ पाता है। जी। नहीं, बिल्कुल मैं प्रस्तुत करूंगा, बिल्कुल जरूर करता हूँ। आपने कहा है, देखिए सुनिएगा। हम्म। तो 4 पंक्तियां गजल से पूर्व में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि नंगे पग कांटों पर चलते आए हैं, हम्म, नंगे पग कांटों। एक बार एक संयोजक का मेरे पास फोन आया, जी। तो ऐसे ही कहने लगे कि आप कौन से रस में लिखते हैं। जैसे भाई, अच्छा। बहुत से कवि होते हैं, कोई वीर रस का है, कोई श्रृंगार का है, कोई हास्य का है। तो उन्होंने कहा कि आप किस रस में लिखते हैं। तो मैंने कहा, जी मैं सिर्फ सामाजिक चिंतन ही लिखता हूँ, सामाजिक सरोकार लिखता हूँ। और सामाजिक चिंतन में कोई भी रस ऐसा नहीं है जो ना आता, हम्म, सारे रस इसमें समाये। तो जो सच्चाई को लिखे, समाज की सच्चाई को लिखे और उसका समाधान प्रस्तुत करे, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई वीर नहीं है। एक बात मैं वो दादा यहाँ पर वीरता का कहना कार्य है, जी। और उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम्म, सामाजिक चिंतन ही सामाजिक सरोकार में लिखता हूँ, आपको पता ही है। एक बात मैं यहाँ पर दादा एक बोलना चाहती हूँ कि जी। एक बार मुझे भी इस तरह से फोन आया एक जी। आयोजक का, संयोजक का, कि अ, मतलब मेरे नाम की कोई दूसरी कवित्री थी। तो अच्छा। हाँ, उन्होंने फोन किया कि आपको हम बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। बोला आप किस में लिखते हैं? मैंने कहा सर मैं ओज में लिखती हूँ और सामाजिक चेतना पर लिखती हूँ। तो बोले सामाजिक चेतना पर कौन लिखता है? मैंने कहा सर मैं लिखती हूँ सामाजिक चेतना पर। तो बोले कि नहीं नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल सही पूछा, सामाजिक चेतना पर कौन लिखता है। देखिए कितना हाँ, उन्होंने सच कहा कि आजकल सामाजिक चेतना पे कितने लोग लिखते हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला कि आप कवित्री हो और श्रृंगार नहीं लिखती हो। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई? अगर मैं स्त्री हूं तो क्या मैं श्रृंगार ही लिखूंगी? क्या मैं हाँ, सामाजिक चेतना नहीं लिख सकती? मतलब इस तरह की यही बातें है, कि एक माइंडसेट बन चुका है हमारे माइंड सेट हो साहित्य गया में है। कि हाँ, कि जो अगर अगर कवित्री आई हैं तो श्रृंगार ही पढ़ेंगी। हाँ, ये मैंने कहा सर मैं श्रृंगार नहीं लिखूंगी, मुझे श्रृंगार रस बहुत प्रिय है, लेकिन माँ शारदे ने जो मुझे क्षमता दी है मैं वही लिखूंगी।
अगर आपको बुलाना है तो बुलाएँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम्म। घटनाएँ हो जाती हैं। जी, जी बिल्कुल। हाँ, तो आप गज़ल मैं पढ़ रहा था कि नंगे पग कांटों पर चलते आए हैं, हुँ, अक्सर अपनों से ही पत्थर खाए हैं। नंगे पग कांटों पर चलते आए हैं, अक्सर अपनों से ही पत्थर खाए हैं। स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने में, हुँ, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने में, हमने हंस हंस कर नुकसान उठाए उठाए। हैं। हमने हंस हंस कर नुकसान उठा, स्वाभिमान से अगर आप जिएंगे तो नुकसान तो आपको बिल्कुल, ये बात तो है। उठाना पड़ेगा। कि नंगे पग कांटों पर चलते आए हैं। अब वो गजल जिसके लिए जी, आपने आदेश दिया, मैं आदेश प्रस्तुत नहीं करता हूँ। प्रार्थना की है। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रोफेसर कुमारी रश्मि प्रियदर्शिनी जी। बराबर आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और आदरणीय रामदेव राही जी भी जुड़ चुके हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बड़े गजलकार हैं आप। जी, अरे वाह! हम्म, कि जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। क्या बात है। देखिए, आप अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी से आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो हुँ, आपके दुश्मन स्वतः ही बनते चले जाएंगे। ये जमाना ऐसा ही है। हुँ, तब लिखा मैंने, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। और शेर देखें, हम्म, किस दिन कर से अब जाकर फरियाद करें, किस दिन कर से अब जाकर फरियाद करें, किस दिन कर से अब जाकर फरियाद करें, सब तम से संबंध निकाले बैठे हैं, सब तम से संबंध निकाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई पर चल रहे हैं, हुँ, ईमानदारी पर चल रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि कितने ही दुश्मन हो, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। कि जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। अ, चार जी, पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं हुँ, कि जहां रोशन उन्हीं से है जो डरना छोड़ देते हैं, हुँ, जहां रोशन उन्हीं से है जो डरना छोड़ देते हैं, उसी के हाथ में जीना या मरना छोड़ देते हैं, और हवा भी उन दियों से खासकर बचकर गुजरती है जो अपने हुँ, तेल की परवाह करना छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, बिल्कुल। हवा जो भी अपने उन दियों से खासकर बचकर गुजरती है जो अपने तेल की परवाह करना छोड़ देते हैं। तब कहता हूं कि जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार किरदार संभाले बैठे हैं। और एक और शेर देखें, कि उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, जिसके हम जैसे रखवाले
बैठे हैं, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। कज़ा को ही पता है जो कज़ा ने सोच रखा है, कज़ा को ही पता है जो कज़ा ने सोच रखा है, मगर होना वही है जो शिवा ने सोच रखा है। और दिया हुँ, हूं मैं उजाले, बांटना कर्तव्य है मेरा, मुझे हुँ, मालूम है क्या क्या हवा ने सोच रखा है, सोच कि रखा है। जाने कितने दुश्मन पाले बैठे बैठे हैं, हम अपना किरदार किरदार संभाले बैठे हैं। और एक और शेर देखें कि मीठी मीठी बातें करने वालों के, मीठी मीठी बातें करने वालों के, मन के भीतर विषधर काले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। और एक शेर और देखें कि अपनों की इच्छाएं पूरी करने को, अपनों की इच्छाएं पूरी करने को, अपनों की इच्छाएं पूरी करने को, हम अपनी इच्छाएं टाले बैठे बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रामदेव राही जी, बहुत उत्साहवर्धन कर हुँ, रहे हैं आप। कि अपनों की इच्छाएं पूरी करने को, हम अपनी इच्छाएं टाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रियदर्शिनी जी, बहुत बहुत आभार। और एक आखिरी शेर और सुन लीजिए इसमें। मातृभूमि की रक्षा में बलिवे बलिवेदी पर, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, अब भी शीश चढ़ाने वाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी सारी कमेंट्स हैं आपकी। आपकी प्रस्तुति तो हमेशा लाजवाब ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी सब लोगों ने बहुत आपकी बहुत सारी कमेंट्स देख कर आपने देखा ही है यहाँ पर सामने सभी की कमेंट्स हम्म, आ रही हैं। मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय रामदेव राही जी और संजय द्विवेदी जी, हाँ, प्रदर्श संजय द्विवेदी जी का भी एक बड़ा कमेंट था, वो पूरा पढ़ नहीं पाया मैं। जी, जी। जी, आदरणीय जो महावीर जी बोलने के लगा था लिए एक तो। मुक्तक शब्द में उन्होंने अपनी तरफ से एक मुक्तक भेजा है। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। नहीं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं, सब जी, पढ़ूंगा। जी, जी। बिल्कुल, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गज़ल। और एक मेरा प्रश्न, जैसे आप सामाजिक चेतना पर लिखते हैं क्योंकि समाज के प्रति दायित्व भी होता है एक कवि का। हम अगर आज की बात करें, आज के माहौल की बात करें, तो हमारी जो कविता है वो कितना प्रभाव डालती है आज की नव पीढ़ी पर, क्योंकि हम जब नव पीढ़ी को देखते हैं, आजकल की जनरेशन को जब हम देखते हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की, मान लो हम अ, कविता हो, साहित्य हो, किस तरह की भी चीज़ें हों, वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको साहित्य से कोई लगाव
मुझे लगता है कि नहीं है आज की जनरेशन को। उनको सिर्फ़ हुँ, मनोरंजन और ये सब चीज़ें चाहिए। तो हमारी जो कविता का दायित्व है, वो हम कैसे पूरा कर सकें जनरेशन को सुधारने के लिए या जनरेशन में एक संदेश देने के लिए मुझे कभी-कभी हुँ। बहुत घबराहट होती है इन सब चीज़ों को देखकर कि आज का युवा जा कहाँ रहा है। जी, मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, उसके लिए कहीं न कहीं दोष तो हमारा भी है और नई पीढ़ी का तो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। कवि सम्मेलनों में भी आपने देखा होगा कि अब श्रोताओं की आमद बहुत कम होती जा हुँ, रही है, हुँ, क्योंकि सबके पास मोबाइल जो स्मार्टफ़ोन हैं उपलब्ध हैं, तो यूट्यूब हुँ, पर सब सुन लेते हैं, तो श्रोता बहुत कम आते हैं आजकल सुनने के लिए। दूसरा, मंचों पर कुछ इस तरह का परोसा जा रहा है कि जो वास्तव में प्रबुद्ध श्रोता है, हुँ, वो अब जो उसके लायक होना चाहिए वो उसे जब नहीं मिलता, तो वो निश्चित रूप से निराश होता है और फिर वो नहीं जाता। दूसरी बात कि जो अतुकांत और छंदमुक्त जो कविताएँ लिखी गईं, उसने साहित्य का जो विशेष रूप से काव्य का बहुत बड़ा नुकसान किया। आजकल हुँ, इतने लोग पुस्तकें लिख रहे हैं, कविताएँ लिख रहे हैं, बहुत लिखा जा रहा है और उसमें बिल बहुत श्रेष्ठ भी लिखा जा रहा है। हाँ, लेकिन क्या है कि जब एक बार अरुचि हो जाती है पाठक को, मान लीजिए आपने किसी पाठक ने 1 कविता पढ़ी, 2 कविता पढ़ी, 3 कविता पढ़ी, पता चला किसी में लय ही नहीं है, किसी में शब्द संयोजन नहीं है, किसी में प्रभाव नहीं है, हुँ, किसी में भाव ही कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत से पाठकों को कविता से अरुचि हुई और हुँ, पुस्तकें हम लोग लिख-लिख के खुद ही एक-दूसरे को देते हैं। कितने लोग हैं जो हमारी पुस्तकों को खरीद के पढ़ते हैं। सही बात है। पुस्तकों को पढ़ने का चलन खत्म होता जा रहा है। तो हुँ, हम मेहनत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, साहित्य में बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ में घुन भी पिस जाता है। हुँ, तो जो अच्छे लेखक हैं, जो वास्तव में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ लिख रहे हैं, समाज को हुँ, सार्थक संदेश दे रहे हैं, दिशा हुँ, दिखाने का कार्य कर रहे हैं, उनको भी कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो एक जो अच्छे पाठक और श्रोता तैयार करने के लिए प्रबुद्ध श्रोता, पहले ये होता था कि जो कवि सम्मेलन है, वो समझदार प्रबुद्ध लोगों का मनोरंजन होता था, बड़ा बिल्कुल। साफ-सुथरा और हाँ, उसमें लोग परिवार सहित सुनने के लिए पहुँचते थे। पूरी-पूरी हुँ, रात बैठे रहते थे। हुँ, हमने नीरज जी को कई बार सुना, लोग पूरी-पूरी रात बैठे रहते थे उनको सुनने के लिए। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें मार्गदर्शन भी है और बहुत श्रेष्ठ भी लिखा जा रहा है, लेकिन उसके अनुपात में जो वैसा है जो अरुचि पैदा करता है पाठकों में, वो ज़्यादा लिखा जा रहा है। मैंने देखा है कि लोगों का कई बार परिचय सुनते हैं कि 30 पुस्तकें लिख दी हैं साहब, हाँ, 40 पुस्तकें लिख दी हैं और हमने हुँ, आज तक नाम नहीं सुना उनका। तो इतनी पुस्तकें लिखने से बेहतर है कि आप 1 लिखें, 2 अच्छी लिखें, हुँ, लेकिन ऐसी लिखें कि आदमी एक बार जब पढ़ना शुरू करे, तो खत्म तो ना वो करें। खत्म वो मतलब सोचे कि मुझे अब इस पूरी पुस्तक को पढ़ना ही है। करना ही है। तो वो चीज़ पैदा करनी होगी जी। और जो उल्टा-सीधा लिख रहे हैं, उसके लिए भी देखिए कुछ साहित्य में भी मानदंड होने चाहिए कि हम किसको काव्य की हुँ, मान्यता दें, किसको ना दें। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। एक बहुत ये ज़रूरी हाँ, है। ये बहुत हर चीज़ बड़ा को हम विषय है। काव्य कहने लगें, तो वो तो नहीं चलेगा। सही बात और है। हर चीज़ को हम काव्य कह देंगे और अ, प पाठक या श्रोता जब उसे सुनेंगे तो है हालाँकि मंचों पर कई बार जो शिल्पबद्ध सृजन नहीं भी होता है, उसे भी हुँ, बहुत अच्छा करके लोग प्रस्तुत कर देते हैं। तो हुँ, श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है। तो मंचों हुँ, पर तो वो चल सकता है। लेकिन पाठक जब पढ़ता है, तो उसके जो काव्य है,
उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए। प्रवाह में आपके अगर तरलता होगी तो पाठक को पढ़ने में आनंद आएगा। तरलता और सरलता, और उसमें सार्थक आपका संदेश, ये बहुत जरूरी है काव्य में। और वो जब होगा, आजकल परसेंटेज उसका बहुत कम है, लेकिन वो प्रतिशत जब बढ़ेगा तो मुझे आशा है पूरी कि वो पाठक वर्ग भी बढ़ेगा और वो संदेश तभी जाएगा। जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो संदेश कहाँ से जाएगा? आजकल पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया है। हमारी जो नई बिल्कुल। जनरेशन है वो क्या, देखिए क्या पसंद कर रही है, कॉमेडी जिनमें गालियां हैं, खुली गालियां लोग सुना रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं बड़ा आनंद लेके सुन रहे हैं। कवि सम्मेलनों में आपको उतनी भीड़ नहीं कवि मिलेगी, सम्मेलन, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें कवि इतनी भीड़ सम्मेलन, मिलेगी कि लोग टिकट लेके भी पढ़े उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ हमारी पर, हाँ, पीढ़ी बिल्कुल। की मानसिकता तो खराब हो रही है ना इन लोगों की वजह से, कि हमने उसको कविता का रूप दे दिया, गाली गलौज को। सही जो बात है। स्टैंड अप कॉमेडी है उसको हम कविता कैसे कह सकते हैं? लोग उसे कविता मानने लग गए हैं, बताइए। और आजकल के हम लोग ये देख भी रहे हैं ना कि मतलब साहित्य के नाम पे यही जो कवि सम्मेलनों में, जब भी आप ये देखो, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है इस विषय में कवि कि सम्मेलनों में देखिए आप, नौटंकी होने लगी है। जैसे नौटंकी, हाँ, पहले नौटंकी बिल्कुल, होती थी, ये जो स्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रिप्ट, पता है बिल्कुल। पहले से कि हुँ, भाई एक नायक को क्या कहना है, नायिका को क्या कहना है, जी, इस तरह की जो है नौटंकी मंचों पर होने लगी है। तो अब कविता का उद्देश्य समाज को सुधारना या मैसेज देना नहीं है। जो मंचों पर है वो कविता सिर्फ धन के लिए हो रही मनोरंजन है। के लिए। उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म कर दिया है मनोरंजन के लिए कि आइए कि मनोरंजन हम आपका करेंगे। मनोरंजन भी कोई सा भी, कैसा भी, सस्ता भी, बस धन कमाना है। ये तो मंचों बहुत, का स्तर निरंतर गिर रहा है। तो बिल्कुल। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो हमारे वरिष्ठ हैं और जिनकी तूती बोलती है मंचों पर, जब वही इन्वॉल्व हैं ऐसे कामों में, तो हुँ, और कोई क्या कर सकता है? जब जिन्हें दिशा दिखानी चाहिए, जिनको सुधार करना चाहिए, वो हुँ, खुद ही पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो देखिए दिशा कौन दिखाएगा? ये तो और डाउन होता चला जाएगा। एक दिन वो आएगा जब जनता ही सुधार करेगी इनका। जब हुँ, मंचों पर ये पिटने लगेंगे तब हुँ, सुधार आएगा, और वो दिन निश्चित रूप से आएगा। बिल्कुल। अगर इसी तरह से विकृति ये पनपती रही तो वो दिन हुँ। भी आएगा कि जनता इनको मारेगी, अभी जागी नहीं है ना, और वो अभी दिन बहुत जल्दी जागने में आएगा। समय लगेगा, जागने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक कहते हाँ, हैं ना कि जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनकी उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। और एक तरीके से, क्योंकि जनता को नहीं पता है कविता का क्या स्तर होना चाहिए, उनको बस मनोरंजन मिल रहा है, वो बस उसी में खुश हैं, उनको बस तालियाँ, और तालियों की भी बिल्कुल, भूख बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो देखिए, जाती है। आयोजक आयोजक, हुँ, संयोजक अगर है, तो हुँ, वो चाहे कुछ लिखता है नहीं लिखता, वो बहुत बड़ा कवि हो जाएगा। जो हमारे बड़े-बड़े कवि हैं, वो उसकी चापलूसी करेंगे, उसको बहुत बड़ा विद्वान बताएँगे, बहुत बड़ा कवि बताएँगे। व्यावसायिकता देखिए, हो गई है हमें ना। तो कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम हमें इसलिए नहीं है कि हमें कोई बुलाए ना बुलाए, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हमें इतना लालच भी नहीं है कि हमें मंचों पर कोई बुलाए। भैया हुँ, कोई मत बुलाओ। लेकिन ये गलत बात हम बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे। सही बात है, नहीं होनी चाहिए। जो हमारा धर्म है, उसे हम हर हुँ, हालत में निभाते रहेंगे। अब कोई उसके लिए बुरा माने या भला लगे किसी को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, अपने घर सही बैठे बात। भैया मत बुलाओ ना। हम कह रहे हैं क्या किसी को कि हमें बुलाओ? मत बुलाओ। जब श्रेष्ठ तुम्हें चाहिए ही नहीं, तो ठीक है, तुम अपना ऐसे ही कॉमेडी और फूहड़पन और जो अश्लीलता है, उसमें ही खुश हुँ, रहो, मस्त रहो। यही जब चीज़ है। प्रबुद्ध वर्ग जागेगा, तभी बदलाव आएगा। ये वैसे नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि आयोजक और संयोजक, उनको सबको पता होती है कि उनका पैसा वहाँ लगा है या वो इस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो जनता को क्या चाहिए, उनकी वो इसलिए सोचते हैं इस तरह के लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन
देखिए हमारी जब मैं तक बताता हम हूँ, किसी भी अब भी हाँ, मेरा कहना है कि जो अच्छी कविता है उसको हुँ, बहुत अच्छे से सुना जाता है, लोग सुनते हैं हुँ, और हुँ, उनको एप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन हुँ, जो वास्तविक कवि हैं, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, हुँ, उनको जो तथाकथित ठेकेदार हैं ना मंचों के, वो वहाँ हुँ, तक जाने ही नहीं देते। वो कोशिश हुँ, ये करते हैं कि जो वास्तव में अच्छा कवि है, उसको मंचों पर आने ही ना दिया जाए। हुँ, इस तरह का ये तो षड्यंत्र चल रहा है। हुँ, और साहित्य के उत्थान के लिए ये सब चीज़ें बहुत अभी नहीं लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीज़ें अंजनी विनाशकारी कुमार द्विवेदी जी आ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है मित्र आपका। आप बॉम्बे में प्रोफ़ेसर हैं हिंदी के, जी, जी, जी। बहुत विद्वान द्विवेदी हैं। जी का स्वागत है, बिल्कुल। उन्होंने बहुत बहुत-बहुत बड़ी स्वागत है आपका, अभिनंदन प्रोफ़ेसर द्विवेदी जी। जी, तो वो ठीक भी है, बाकी इसी 1 घंटा तो हो गया है, बाकी जी, आप जी। कोई और प्रश्न हो तो आप नहीं, कहिए। प्रश्न नहीं है, बस मैं ये चाह रही थी कि अब आप अपना एक गीत सुना दीजिए या कोई गज़ल जो भी हो आपका, हम उसी से समापन करेंगे। अच्छा। जी, जी। एक्चुअली देखिए, लेखन की सार्थकता कब होती है? मैं हुँ, एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि ये थी गोवा की राज्यपाल थीं, मृदुला हाँ, सिन्हा। मृदुला सिन्हा, जी। उनकी एक हाँ, आप तो गोवा में रही हैं, आपको पता है। हाँ, हाँ, तो रही हूँ। उनकी एक पत्रिका निकलती थी, पूरे देश में उसका हर राज्य में सर्कुलेशन था, 5वां स्तंभ। हाँ, तो उन्होंने मेरा एक पिता का गीत हरिद्वार में एक कवि सम्मेलन में सुना था, तो उन्होंने कहा कि वो अपना गीत भेजो, मैं उसमें प्रकाशित करूँगी अपनी पुस्तक में। अच्छा। तो उन्होंने वो पिता को समर्पित गीत था, पिता के ही भाव थे उसमें। तो उन्होंने वो गीत प्रकाशित किया और उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें लिख दिया। हुँ, तो मेरे पास गुजरात से फ़ोन आया एक पिता का अच्छा। कि महोदय, आपके गीत का मैं ऋणी हूँ। हुँ, कि आपका गीत जो है मैंने जो है अपने परिवार में सुनाया, सबको सुना और उस दिन हुँ। से मेरे परिवार की स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है। देखिए, ये है पहले कविता बहुत का समस्याएँ थी। हाँ, हुँ, ये कविता का ये प्रभाव है। कविता का देखिए, प्रभाव है। शब्द जो है वेस्ट नहीं करने चाहिए, शब्द तो ब्रह्म है। हुँ, शब्द में जो शक्ति है, देखिए शब्द ही तो हैं जो आपको हँसा देंगे, आपको रुला देंगे, आपको हुँ, क्रोधित कर देंगे, आपका बीपी भी हाई कर देंगे, नॉर्मल भी कर देंगे। तो ये बिल्कुल। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। हुँ, तो शब्दों का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जब उनका फ़ोन आया कि आपके इस गीत के लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ, गुजरात से फ़ोन था। अच्छा, तो मुझे तब पता चला कि वो गीत प्रकाशित हो गया, तो मैंने दीदी को फ़ोन किया। अ, अच्छा, मृदुला जी को। मैंने कहा दीदी वो पुस्तक मेरे पास तो आई नहीं और लोगों के पास पहुँच गई है। हुँ, कहने लगे कहाँ पहुँच गई? हमने तो कहीं भेजी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा दीदी मेरे पास तो फ़ोन आया था। हुँ, अच्छा तुम्हारे पास फ़ोन आया था, कहाँ से आया था? मैंने कहा गुजरात से आया था। कहने लगे ओहो! अच्छा ठीक है, मैंने कुछ राज्यों में वो भिजवाई थी, लेकिन मैं तुम्हारी प्रति भी भिजवाती हूँ जल्दी से। अच्छा, उनको लगा कि शायद मैं वैसे ही कह रहा हूँ और बहुत स्पष्ट बोलती थी वो। जब उन्होंने कहा कि ये पिता का गीत मैं खुद अपना लिखा हुआ इसमें पब्लिश करना चाहती थी, प्रकाशित करना चाहती थी पुस्तक में। लेकिन उसको अभी मैं ड्रॉप कर रही हूँ, मैं तुम्हारा गीत उसमें प्रकाशित करना चाहती हूँ। तो मैंने ऐसे ही संकोचवश कह दिया कि नहीं दीदी ये तो आपका बड़प्पन है, ख़ैर ऐसा तो आपसे तो बेहतर नहीं हो सकता। तो लिटरली उन्होंने मुझे डाँटा कि अच्छा, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कह रही हूँ ऐसा? झूठ बोल रही हुँ, हूँ मैं? जो सच है मैं वही कह रही हूँ। तुम्हारा गीत हुँ, बेहतर है इसीलिए मैं उसको प्रकाशित कराना चाहती हूँ और मेरे पास भेजिए तुरंत। तो ऐसी थी हमारी
मृदुला सिन्हा दीदी। तो वो मुझे तब लगा कि गीत क्या जो लेखन की सार्थकता है वो इसमें है कि आप समाज में कुछ वो भला कर पाए आपका लेखन। सही बात है। तो वो मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि स्वागत। 4 पंक्तियाँ देखें। जी। अभी अ, ये 22 फरवरी को ही मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी। ये हाँ, जो मेरे 22 फरवरी को है, अब आज शायद 24 है, 23 हाँ, 23 है आज। 23 है आज। तो कल ही मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी। तो 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद वो गीत बिल्कुल। प्रस्तुत करूंगा जी। जो जिसमें पिता के भाव हैं। कई बार हमारे जो समाज में पिता का रोल ऐसा होता है कि वो अपने भाव कभी व्यक्त नहीं कर पाता। एक अनुशासन उसके हाथ में रहता है। माँ चाहे कितना ही प्यार दुलार करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता को ऐसा लगता है कि अगर मैंने भी इनको लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया तो कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए। तो इस वजह से वो अपने भावों को प्रकट ही नहीं कर पाता। कितना ही प्रेम हो, लेकिन वो स्ट्रिक्ट रहता है, सख्त बन के रहता। तो 4 पंक्तियां देखें कि बिल्कुल। संग सा दिखता रहा। संग कहते हैं पत्थर को। पत्थर, हाँ। कि संग सा दिखता रहा, हिमखंड सा गलता रहा, पाँव में छाले पड़े फिर भी अथक चलता रहा। हुँ। संग सा दिखता रहा, हिमखंड सा गलता रहा, पाँव में छाले पड़े फिर भी अथक चलता रहा। उस पिता को छोड़कर पूजूं किसे संसार में, छाँव देने को मुझे जो धूप में जलता रहा। छाँव देने को मुझे जो धूप में जलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय विभा जोशी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका कि उस पिता को छोड़कर पूजूं किसे संसार में, छाँव देने को मुझे जो धूप में जलता रहा। अब गीत पूरा तो खैर प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, अब 9-10 हो चुके हैं। 4 ठीक बंद है। हैं इसमें, तो 2 एक बंद बंद पढ़ हैं। देता हूँ। हम्म, कि कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता, भर के बाहों में भी मनोहार नहीं कर सकता। कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता, भर के बाहों में भी मनोहार नहीं कर सकता। माँ तो माँ है, उसे अधिकार खुल के लाड़ करे। माँ तो माँ है, उसे अधिकार खुल के लाड़ करे। मैं मगर बाप हूँ, इजहार नहीं कर सकता। मैं मगर बाप हूँ, इजहार नहीं कर सकता। कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता। और बंद देखें। मैंने जो खोया है तुझको नहीं खोने दूंगा, अपने जैसा तुझे मजबूर न होने दूंगा। मैं तुझे डांट के चुपचाप स्वयं रो लूं मगर, मैं तुझे डांट के चुपचाप स्वयं रो लूं मगर, तेरी बुनियाद को कमजोर न होने दूंगा। तेरी बुनियाद को कमजोर न होने दूंगा। अपनी कैसी भी खुशी के लिए मेरे बच्चे, अपनी कैसी भी खुशी के लिए मेरे बच्चे, मैं तेरी जिंदगी बेजार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रामदेव राय जी।
कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता। और अगला बंद देखें। आदरणीय बोधि सत्व कस्तूरिया जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता। और अगला बंद है कि मोम सा दिल मेरा पत्थर बनाए फिरता हूं। अब ये बातें कोई बाप अपनी औलाद से बिल्कुल नहीं कह सकता। मैंने बिल्कुल। प्रयास ये किया है कि जो पिता अपने बच्चों को नहीं कह सकता, वो इस गीत के माध्यम से पूरे समाज को वो उसकी बात चली जाए। बस ये था उद्देश्य इसका, कि मोम सा दिल मेरा पत्थर बनाए फिरता हूं, मैं जिम्मेदारियां सर पर उठाए फिरता हूं। मोम सा दिल मेरा पत्थर बनाए फिरता हूं, मैं जिम्मेदारियां सर पर उठाए फिरता हूं। मेरी थकान का तुझको कभी एहसास न हो, मेरी थकान का तुझको कभी एहसास न हो, इसलिए थोड़े मुखौटे सजाए फिरता हूं। मेरी थकान का तुझको कभी एहसास न हो, इसलिए थोड़े मुखौटे सजाए फिरता हूं। लेकिन तेरी वाजिब जरूरतें भले हिमालय हों, हाय, हाय। तेरी वाजिब जरूरतें भले हिमालय हों, मैं वहन करने से इनकार नहीं कर सकता। कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता, भर के बाहों में भी मनहार नहीं कर सकता। माँ तो माँ है, उसे अधिकार खुल के लाड़ करे। माँ तो माँ है, उसे अधिकार खुल के लाड़ करे। मैं मगर बाप हूँ, इजहार नहीं कर सकता। मैं मगर बाप हूँ, इजहार नहीं कर सकता। कौन कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता। सच में भावुक कर दिया, इतना सुंदर गीत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। इसके दो बंद और हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा, फिर कभी दो बंद फिर कभी पढ़ाएंगे। काफी काफी टाइम भी हो गया, 9:15 बज गए हैं। जी। और बताइए, सच और में कुछ मैं सच में बहुत प्रश्न। भावुक हूँ, और इतना मतलब कहते हैं ना कि हृदय निकाल के रख दिया बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया सुंदर, आपका। बहुत सुंदर। यही यही कविता की सार्थकता है कि किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर मजबूर कर दे। अ, अगर ये गीत मैं कहती हूँ कि अगर आप समाज में अगर इस तरह का विस्तृत हो जाए, तो बहुत सारे कहते हैं ना कि परिवारों में अलग ही माहौल बदल जाएगा एक पिता के लिए, ये जो आज बिल्कुल के देखिए, ज़माने में। पिता को हुँ, वास्तव में समझा ही नहीं जाता है अच्छे से, समझ नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि बिल्कुल, वो अपनी भावनाएं खुद तो व्यक्त कर नहीं सकता, क्योंकि नहीं कर उसे सकते। अपनी एक जो प्रशासक की भूमिका में उसे रहना पड़ता है, तो वो हाँ, चीज वो व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे ये सोचने लगते हैं कि हमारा ये बाप तो ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, ये हमें प्यार नहीं करता। बिल्कुल, माँ तो बिल्कुल, करती है लेकिन बाप नहीं। तो कई क्योंकि बार उन्हें बच्चे घृणा करने लगते हैं पिता से। हमारे समाज में देखा गया है कई बार हुँ, कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी, यहां तक हुआ है। तो बिल्कुल, बाप को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने इस गीत का यही उद्देश्य था कि बाप के जितने भी भाव हैं, वो हाँ, समाज में सबके सामने पहुंचे कि पिता है क्या। बिल्कुल।
बहुत आपकी सार्थक रचना, और सार्थक मैं समझती हूँ कि जो भी इस रचना को सुनेगा उसके मन के भाव बदलेंगे ज़रूर, और यही एक कविता की ताकत है कि हम समाज को बदलने की हिम्मत रखें अपने शब्दों से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके महावीर सर, आप जी, जब इस हमारे इस आयोजन में आए, और सच कहती हूँ कि आज की वार्ता से बहुत कुछ सीखा है हमने, और बहुत कुछ आगे भी समझने की हम कोशिश करेंगे अगली वार्ताओं में। हमारे साथ जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, साहित्यकार जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का हृदय तल से बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए बहुत-बहुत और आभार। अपना आशीर्वाद दिया। कविता की ये जो यात्रा है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति मन के भाव जो हैं वो अंतिम साँस तक उसके चलते रहते हैं, और ऐसे ही न जाने अनगिनत कितने ही साहित्यकार और कितने ही कवि, गज़लकार, गीतकार हमारे साहित्य को उन्नत बनाते हैं। हमारे इस पेज पर, हमारे इस आयोजन में, सत्यम शिवम सुंदरम में हम ऐसे ही दिग्गजों को, साहित्य, संगीत और समाज के लिए जो कार्य करते हैं, उन सभी को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। महावीर दादा, आप यहाँ पर आए, आपने अपने सुंदर भावों को हमारे सामने रखा, अपनी सोच को, अपनी कलम की ताकत को हमारे सामने रखा। हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं, और इसी के साथ मैं बहुत-बहुत आभार आपका, शुभ रात्रि कर। बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे इस योग्य समझा और अरे जितने भी धन्यवाद। लोग हमारे साथ जुड़े और बाद में जुड़ेंगे, आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ। शुभ जी, रात्रि। जय माँ सभी शारदा। को शुभ रात्रि। जय माँ शारदे, जय सिया राम। जय श्री राम।